हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग निंजा। और हमारी नोट सीरीज जैसे कि स्टार्ट हो चुकी है, तो आज हमारा डे 1 है एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग का। बट उससे पहले थोड़ा बहुत हम टीबी के बारे में जान लेते हैं कि कैसे टीबी हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होता है, क्या चीजें होती है। सबसे पहले जो ये हमारा ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस हमारा जो पॉजिटिव एजेंट है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई अब किसी भी पर्सन में कैसे एंटर होता है। सपोज किसी पर्सन को, साथ वाले को टीबी है, उसने खांसी की, उसको छींक आई, तो जो भी उसके ड्रॉपलेट थे वो ड्रॉपलेट हमारे जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें एंटर होंगे। उसकी वजह से हमें ये ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, जिसका रूट है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है। तो सपोज करो, अब ये नहीं है कि किसी में भी टीबी नहीं होता, हर किसी में टीबी होता है, क्योंकि किसी ना किसी बंदे के पास हम जाके आ चुके हैं। जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। तो मेन बात क्या होती है कि टीबी कब एक्टिव होगा, कब पैसिव होगा। तो ये बात है, सपोज इफ हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल की थ्रू देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सपोज किसी के पास हम गए, उसको टीबी था। तो जो टीबी का वो ड्रॉपलेट के थ्रू टीबी का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में ऐसे एंटर हुआ, ये ग्रीन कलर का इन्फेक्शन ही एंटर हुआ। बट हमारी इम्यूनिटी अच्छी थी। हमारी इम्यूनिटी अच्छी थी, तो इम्यूनिटी ने इसके टीबी के जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, उसको कवर कर लिया। उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या बना, बोन्स लीजन्स बने। क्या बने, बोन्स लीजन्स बने। ठीक है। तो बोन्स लीजन बने, अब हमारे अंदर टीबी है, बट हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि टीबी को प्रोटेक्ट करके उसने रखा हुआ है, पैक करके रखा हुआ है। बट क्या पता कुछ टाइम बाद हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाए। जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी तो ये जो इम्यूनिटी वाली लेयर थी ये हट जाएगी, और ये टीबी का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, ये बाहर निकल आएगा। अब ये बाहर निकल आएगा तो इसकी जो सबसे प्यारी, सबसे अच्छी जो प्लेस है हमारे लंग्स में, वो कहाँ पे है, वो है हमारे अपर लोब में। ठीक है। अब ये जाएगा यहाँ से। ठीक है, सपोज यहाँ से जाएगा। तो दो तरह की टीबी होते हैं, एक तो पल्मोनरी, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी। टाइप में क्या लिखेंगे हम, दो टाइप के होते हैं हमारे पास, एक पल्मोनरी होगा और एक हमारे पास होगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब कि लंग्स के अलावा कहीं पे भी। ठीक है। तो सपोज अगर ये अपर लोब में चला गया तो यहाँ पे हमारा होगा पल्मोनरी। इफ सपोज ये जो आर्टरी जा रही है, ये लंग्स की आर्टरी है, ये अगर आर्टरी जा रही है, आर्टरी के थ्रू जाएगा तो ये आर्टरी रप्चर हो जाते हैं कई बार, और आर्टरी के थ्रू ये हमारे ब्लड में चला जाता है। बट कैसे पता चलेगा कि हमें बाहर चला गया या नहीं गया। तो एक साइन दिखता है इस टाइम पे हमें, हिमेटेसिस। हिमेटेसिस। ठीक है। कि जो हमारा स्पूटम है, हमारे स्पूटम में ब्लड आता है। ठीक है। स्पूटम में ब्लड आएगा तो ये साइन हमें पता चल जाता है कि भाई एक्स्ट्रा पल्मोनरी जा चुका। ठीक है। और इफ ये नहीं गया तो ये अपर लोब में चला गया। तो दो टाइप के समझ में आ गए, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी में भी क्या क्या हो सकता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में सपोज सीएनएस में चला गया, मेनिंजेस में चला गया। ठीक है। मेनिंजेस में चला गया तो इसको क्या बोलेंगे, मेनिंजोकोकल टीबी बोलते हैं। सपोज इफ ये मस्कुलोस्केलेटल में बोन में चला गया, बोन में चला गया, स्पाइन में चला गया, तो इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसे हम बोलते हैं पोर्ट स्पाइन। क्या बोलते हैं, पोर्ट्स स्पाइन। ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर क्या आता है, जैसे हमारा सपोज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चला गया तो उसे पीआईडी बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की तरह होता है वो। सपोज एब्डोमेन में चला गया तो एब्डोमिनल टीबी बोलेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स पे। तो हम साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले क्या देखेंगे, मेन हमारा जैसे फीवर्स हो गए, चिल्स हो गए, कफ हो गया, हेमेटेसिस हो गया। बट एक जो हमारी गवर्नमेंट भी बोलती है कि जो अमिताभ बच्चन का डायलॉग भी आता है कि अगर 2 हफ्ते से ज्यादा किसी को खांसी आ रही है, किसी को खांसी आ रही है तो वो हमारे टीबी की जांच करा लेनी चाहिए। तो इसका जो मेन हम साइन एंड सिम्टम याद रखेंगे, वो याद रखेंगे, कफ मोर देन 2 वीक्स। ठीक है। कफ मोर देन 2 वीक्स हम याद रखेंगे, इसका साइन एंड सिम्टम मेन है। बाकी फीवर है, चिल्स है, बॉडी एक है, ये सारे एक्स्ट्रा में आते रहते हैं हमारे साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा इसका डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस में हमारे पास दो होते हैं, एक कंफर्मेटरी होता है और एक हमारा डिफरेंट होता है जिसे हम स्क्रीनिंग डायग्नोसिस को बोलते हैं। अब कंफर्मिंग में पहले तो हमारा जो था, कंफर्मिंग में वो था हमारा स्पूटम माइक्रोस्कोपी, स्पूटम कल्चर। बट अभी अभी चेंज आया है जिसमें सीबी नेट जो है हमारा, सीबी नेट हमारा कंफर्मेटरी डायग्नोस में काउंट होता है, क्योंकि ये अच्छे से बता देता है। ठीक है। सीबी नेट हमारा है कंफर्मेटरी,
और स्क्रीनिंग में हमारा, जैसे स्क्रीनिंग में है, स्क्रीनिंग में हमारा एक्सरे हो गया, मोनटॉक्स टेस्ट हो गया, और स्पूटम माइक्रोस्कोपी आ गया हमारे पास, ठीक है। जैसे और हम क्या कर सकते हैं, एएफ भी कर सकते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई, जैसे हम स्टेनिंग करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं कि टीबी के लिए स्पेशल स्टेनिंग होती है, जेड स्टेनिंग जिसे बोलते हैं, या फिर एएफ भी बोलते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई, ठीक है। ये हमारे कुछ कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जब ये डायग्नोसिस हो गया, तो अब मैं जो मोनटेक्स टेस्ट है, मोनटॉक्स टेस्ट से हमारा नोट सेट कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें प्री या मेंस में किसी में एक में क्वेश्चन नहीं आया होगा। तो मोनटॉक्स टेस्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हम मोनटॉक्स टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा मोनटॉक्स टेस्ट, ठीक है। तो मोनटॉक्स टेस्ट में क्या होता है, सपोज ये हमारा फोर आर्म है, यहाँ पे फोर आर्म पे जो हमारा ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है, उसका टॉक्सिन हम ले लेते हैं, उसका टॉक्सिन हम पीपीडी की फॉर्म में, प्रोटीन डेरिवेटिव की फॉर्म में 0.1 ml लेंगे, जैसे हम कोई भी एंटीबायोटिक की हम वो करते हैं ना, चेक करते हैं एंटीबायोटिक की, तो ऐसे ही हम फोर आर्म पे हमारा ऐसे टेस्ट करेंगे इंट्राडर्मली, कितना 0.1 ml पीपीडी लेंगे हम, ठीक है, और कहाँ लगाएंगे, इंट्राडर्मल, ठीक है। अब वो किस चीज के लिए करते हैं कि हमारे अंदर ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है, वो इससे पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले हमने फोरआर्म में, और हमेशा हम फोरआर्म में चेक करते हैं, फोरआर्म में हमने इंजेक्ट किया 0.1 ml। अब हम इसको रिजल्ट, इसके इंटरप्रिटेशन कैसे चेक करेंगे, सपोज हमने ये हमारा हाथ था, इसमें यहाँ पे कर दिया, और ये ऐसे 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 यहाँ पे हम देखेंगे, ये जहाँ पे हमने लगाया 48 to 72 आवर्स के बाद, 48 to 72 आवर्स के बाद हम देखेंगे कितनी जगह तक ये इंड्यूरेशन होती है, इंड्यूरेशन का मतलब सूजन है, रेडनेस है, वो कितनी जगह तक होती है। तो वो एमएम में हम देखते हैं कि क्या नेगेटिव है, क्या सस्पेक्टेड है, क्या पॉजिटिव है, वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज 1 to 5 mm, 1 to 5 mm है तो नेगेटिव है, मोनटॉक्स टेक्स्ट नेगेटिव आया। सपोज 5 mm है, 5 mm to 9 mm है, वो हमारा सस्पेक्टेड है कि भाई हो सकता है किस पर्सन में हो या ना हो, फिर उसके बाद हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सबसे पहले हम मोनटॉक्स टेक्स्ट और ये स्पूटम एएफबी वगैरह चेक कराते हैं। तो ये वाला सस्पेक्टेड हो गया, और मोर देन 10 mm तो हमारा पॉजिटिव ही पॉजिटिव कि इसमें तो टीबी है ही है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कुछ कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, जैसे एचआईवी हो गया, या किसी को पहले हमारा बीसीजी इंजेक्शन लगाया, तो उसमें क्या आएंगे। सपोज एचआईवी है, एचआईवी में ड्यूरेशन अलग आती है, बीसीजी में लगा हुआ है, किसी को बीसीजी लगा है, सपोज अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, और उसमें मोनटॉक्स टेक्स्ट कर लिया सपोज हमने गलती से, तो उसमें कैसे आए। इसमें अगर 15 भी है ना, 15 mm भी है, तो वो भी नेगेटिव होता है, और एचआईवी में 5 mm पॉजिटिव होता है, ठीक है, 5 mm भी है तो वो भी पॉजिटिव। कैसे, वो एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि 5 mm ये सस्पेक्टेड हमने कैसे किया। सपोज एक हम फोन मान लेते हैं, ये हमारा एक फोन है, ठीक है। तो अब इसको पीपीडी को हम इस फॉर्म में करते हैं कि सपोज यहाँ पे ऐसे 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 खाना था, और हमने यहाँ पे मछलियां छोड़ी, ठीक है। अब ये जितनी हमने मछलियां छोड़ी उतनी जगह ही तो कवर करेंगी, ठीक है। तो ये जैसे हमने नॉर्मल मोनटॉक्स टेस्ट किया था, उसमें सपोज हमने देखा था कि हमने 0.1 ml देखा था कि अगर 5 mm तक है तो नेगेटिव है। अब वो नेगेटिव कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 ही है, जो हमने भेजी थी सिर्फ वही है। अब हमें पता कैसे चलाना कि टीबी है या नहीं है, हमने टीबी का ही तो टॉक्सिन डाला था, माइकोबैक्टीरियम टॉक्सिन, तो इसमें 5 ही था। बट अगर किसी को पहले से टीबी होगा तो उसमें कुछ ना कुछ पहले से भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, पहले से प्रेजेंट होगा तो वो ज्यादा जगह घेरेगा। अब वो 5 से 9 या फिर ज्यादा भी हो सकता है, वो इन ड्यूरेशन से पता चल जाएगा कितना ज्यादा है। अब सपोज एचआईवी है, एचआईवी में पर्सन की इम्यूनिटी पहले ही कमजोर होती है, टीबी के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है।
तो टीबी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें मतलब थोड़ा, जैसे 5 mm भी हमने देखा, उसमें भी हमें पता चल जाएगा कि ड्यूरेशन है, तो ये कहीं ना कहीं टीबी हो सकता है इसमें, क्योंकि हमने पहले ही टॉक्सिन थोड़े डाले उसमें, इतना सही इम्यूनिटी से वो लड़ नहीं पाएगा, तो इतनी ही होगी। और जैसे बीसीजी का इन्फेक्शन है, बीसीजी का इंजेक्शन है, बीसीजी के इंजेक्शन में भी तो हमने ये टॉक्सिन ही डाला है, तो पहले बीसीजी का इंजेक्शन लग गया, कुछ सपोज 5 मछलियां लगा लो, और 5 हमने डाल दी, तो कम से कम 10 तो ये हो गई। या फिर पहले बीसीजी की ज्यादा इम्यूनिटी बन गई उसके खिलाफ, वो सारी चीजें तो एक्स्ट्रा हो गई है। समझ में आया आप सबको कि कैसे 5 mm HIV में टीबी को शो करता है, और 15 mm बीसीजी का इंजेक्शन लगने के बाद भी पॉजिटिव शो नहीं करता। तो ये एक पॉइंट का एग्जांपल लेके आप सीख सकते हो, ठीक है। फिर अब हम आते हैं एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स पे, ठीक है। एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग अब 2 लाइन में होती है, एक तो फर्स्ट लाइन होती है, एक सेकंड लाइन होती है। फर्स्ट लाइन में हम मेनली फर्स्ट लाइन को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, फिर सेकंड लाइन को आते हैं, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट लाइन की पढ़ते हैं पहले हम। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में क्या हमारी जर्नली हमारी आती है HRZES, ठीक है। HRZES एक निमोनिक है जिसे हम याद रखते हैं। एच का मतलब क्या होता है, आइसोनियाजिड। आर का मतलब रिफेम्पिसिन। जेड का मतलब पायराजिनामाइड। ई का मतलब इथेम्बिडोल। और एस का मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। मेनली जैसे किसी पर्सन को टीबी स्टार्ट होता है तो हम यही फर्स्ट लाइन यूज करते हैं। सेकंड लाइन कब हम यूज करते हैं, सेकंड लाइन की ड्रग्स मैं आपको आगे बताऊंगी। सेकंड लाइन की ड्रग जब यूज करते हैं जब इधर इनमें से कोई भी रेजिस्टेंट हो जाए, पर्सन पे काम ना करे ये दवाइयाँ, तब सेकंड लाइन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई किसकी निमोनिक क्या थी, HRZES। अब मैं इनके थोड़े थोड़े साइड इफेक्ट या फिर मतलब किस किस में देनी चाहिए, किस किस में नहीं देनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी, छोटे छोटे जो आप मेन याद कर सकते हो, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सपोज आइसोनियाजाइड हम यहाँ लिख लेते हैं। आइसोनियाजाइड को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इधर एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मेनली हम एच याद रख लेंगे, जो इसका कोड होता है वो एच होता है, ठीक है। एच कोड से याद रखेंगे। अब सपोज कोई पेशेंट ले रहा है इसको, तो इसमें 2 साइड इफेक्ट मेनली हमें दिखते हैं, ठीक है। कौन कौन से साइड इफेक्ट दिखते हैं, एक तो सबसे पहले होता है हमारा गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया में क्या होता है, जो मेल्स होते हैं ना उनकी जो ब्रेस्ट बर्ड्स होती है उनका एनलार्जमेंट हमें दिखता है, तो गायनेकोमेस्टिया। एक होता है हमारा पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कैसे होती है, जैसे हमारे जो लिम्स है उनमें टिंगलिंग सेंसेशंस वगैरह होती है। अब ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती किस वजह से, जो कि ये आइसोनियाजाइड है, वो जो B6 है ना, वो हमारा विटामिन B6 उसको यूज कर लेता है और उसकी डेफिशिएंसी करा देता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारे पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है। तो कभी भी किसी पेशेंट को अगर आइसोनियाजाइड चल रही है, तो हम उसके साथ साथ B6 जो विटामिन B6 या बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स हम साथ साथ देते हैं। अब आइसोनियाजाइड हमने देख लिया। अब आइसोनियाजाइड मेनली हम यूज कहाँ करते हैं, सपोज किसी को प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट देना, तो प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट में हम आइसोनियाजाइड यूज करते हैं। मेन मेन जो ये पॉइंट्स मैंने बताए हैं यही है आइसोनियाजाइड में, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रोफाइलैक्सिस में मेनली यूज होती है प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम इसका कोड रिफेम्पिसिन देखते हैं। सपोज रिफेम्पिसिन का कोड है R। अब रिफेम्पिसिन की मैं कुछ कुछ ऐसी बातें बता देती हूँ जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले R से याद रखो रेड कलर। अब जब भी कोई पेशेंट ये रिफेम्पिसिन लेता है, तो जो ये क्वेश्चन नोट्स में आता है, तो इसको बिल्कुल हाईलाइट करके लिखना कि ये जो रेड कलर यूरिन है वो कौन सी एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग करती है। वो करती है हमारी रिफेम्पिसिन। सपोज कोई पेशेंट हमारा ये रिफेम्पिसिन ले रहा है, तो जो उसका यूरिन का कलर होगा वो रेड कलर का दिखेगा, ठीक है। अब इसको हम दिखा देते हैं रेड कलर यूरिन, ताकि आप अपने नोट्स में बना सको, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी में भी ये दे सकते हैं, ठीक है। ये सेफ होती है प्रेगनेंसी में। और जो ये रिफेम्पिसिन है ना,
वो जो दूसरी ड्रग्स लेते, सपोज इसके साथ हम कोई और ड्रग ले रहे हैं तो उसके इफेक्ट को कम कर देती है। मतलब सपोज एक पीसीएम ली हमने, पीसीएम ली, उसका टाइम ड्यूरेशन हमारा कम से कम 6 से 8 घंटे का है, बट अगर पीसीएम इसके साथ ले रहे हैं तो उसका टाइम ड्यूरेशन कम कर देती है, जैसे उसका टाइम ड्यूरेशन कर देती है, उसके एक्सक्रीशन करा देते हैं जल्दी 2 से 3 घंटे। तो रिफेम्पिसिन को किसी भी ऐसे टैबलेट के साथ नहीं लेना जिसको हम मतलब टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है। ये भी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद इसके साइड इफेक्ट, तो जैसे हमने देखा कि ये नोजिया, वोमिटिंग और कुछ कुछ क्यूटेनियस चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये इसका साइड इफेक्ट है। तो अगर नॉर्मल फाइंडिंग पूछे, नॉर्मल फाइंडिंग है ये, नॉर्मल फाइंडिंग लिखना है इसको, ठीक है। फिर हम आते हैं सबसे ज्यादा जेड, पायरेजिनामाइड। अब इसका जेड कोड है। और एक मेन बात ये रखनी है कि ये जो जेड वाली पायरेजिनामाइड वाली दवाई है, ये कभी भी हमें कंटिन्यूएशन फेज में नहीं देनी होती। क्यों नहीं देनी होती? क्योंकि ये क्या कराती है, जो यूरिक एसिड है ना, यूरिक एसिड को हमारी बॉडी में इंक्रीज कराती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा हाइपर यूरिसीमिया होता है, ठीक है। और ये इधर हम गाउट बोल ले, गाउट करा देती है, जैसे हमारा ये पैर है, ठीक है। यहाँ पे इसके नोड के क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं यूरिक एसिड से। तो कभी भी ये कंटिन्यूएशन फेज में नहीं देनी पायरेजिनामाइड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी इथैम्ब्यूटोल। इथैम्ब्यूटोल का कोड क्या है? ई है। अब इथैम्ब्यूटोल एक अकेली ऐसी बैक्टीरियोस्टेटिक है, बाकी सारी हमारी जैसे एच, आर, जेड और एस, ये बैक्टीरियोसाइडल है। तो ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, बैक्टीरियोस्टेटिक, ठीक है। बैक्टीरियोस्टेटिक है ये ओनली एंड ओनली। और ये क्या कराती है, जो हमारा बच्चा होता है, जैसे छोटा बच्चा है, इसमें ये आंखें हैं, अब ये क्या कराती है, धीरे 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 कलर ब्लाइंडनेस कराती है। 6 साल से कम के बच्चों को कभी भी हम इथैम्ब्यूटोल नहीं देंगे, क्योंकि बच्चा नहीं बता पाएगा कि मेरे को ऐसा धुंधला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो कभी भी हम इथैम्ब्यूटोल बच्चों में नहीं देते हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस में होता है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है चिल्ड्रंस में लेस देन 6 ईयर, चिल्ड्रन लेस देन 6 ईयर्स, ठीक है। अब आपको से इसको याद रख लेना, ई से आई, ई से इथैम्ब्यूटोल, आइज इथैम्ब्यूटोल, ठीक है। क्या कराता है? कलर ब्लाइंडनेस कराता है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट रह गया स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम कैसे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। एस क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन है। अब उसमें क्या करते हैं, ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो क्या कराता है? ऑप्टिक न्यूराइटिस कराता है। जो कान है ना, एट्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है, एट्थ क्रेनियल नर्व डैमेज करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ऑप्टिक न्यूराइटिस। अब अगर ये क्रेनियल नर्व डैमेज करा तो किस में कर रहा है? सपोज कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, जो इसका बेबी होगा ना, उस बेबी में ये एट्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चे को सुनने में दिक्कत होगी, ठीक है, उसके कान खराब हो जाएंगे। तो इसलिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस में होती है? प्रेगनेंसी में होती है, ठीक है। तो ये हमारी मेन मेन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग थी फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट की। सेकंड लाइन मैनेजमेंट या फिर जो बाकी आपका बच गया वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। ये पार्ट 1 था। तो जिसको अच्छी लगी हो या कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।